गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ रूसो, जिसको हम प्रॉपर रूप से जिसका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसका नाम है पूरा जीन जैक्स रूसो। देखिए, सबसे पहले इसकी बायोग्राफी की बात करें, इससे पहले भी बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें बायोग्राफी की बात करते हैं तो रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था। गणतंत्र का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। गणतंत्र का मतलब यानी कि जो रिपब्लिक है, किसे कहते हैं रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी शासन वंशानुगत नहीं होता है। तो ऐसे गणतंत्र में हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हम मानते हैं कि जिसने किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना ही वो किसी वर्ल्ड वॉर में, जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ना ही वो उसमें इंक्लूड हुआ है। एक बहुत ही पीसफुल कंट्री मानी जाती है। तो वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। तो उसकी माँ की मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई थी। और अगर बात जेनेवा स्विट्जरलैंड की करते हैं तो बेसिकली वहाँ के कोई गरीब तो नहीं रह सकता वहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वहाँ के लोगों की काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती है। वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं वो वहाँ से रिलेट करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसलिए उसका जो पालन पोषण था उसके पिता ने किया था, क्योंकि उसकी माँ तो बचपन में उसको छोड़ करके चली गई थी, उनका देहांत हो चुका था। उसके पिता एक कुशल काफ़ी कुशल का मतलब होता है बहुत ही अच्छे, कैपेबल, बहुत फेमस घड़ीसाज थे। घड़ियों की दुकान तो नहीं बोलेंगे, फैक्ट्री हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लेकिन बट एक अच्छा चरित्र उनका वहाँ पे नहीं मिलता है देखने को। क्योंकि रूसो के बारे में सबसे बड़ी उनका दुर्भाग्य इसी वजह से था कि जो उन्हें एक परवरिश देने वाले थे, जो उनके पेरेंट्स थे, उनमें से माता तो नहीं थी उनके पास में, लेकिन जो फादर थे प्रॉपर रूप से उन्हें बहुत ही मतलब जो परवरिश होती है वो उनके सही तरीके से वो नहीं कर पाए। क्योंकि खुद एक लूज कैरेक्टर के होने की वजह से वो उन्हें वो सारे जो वैल्यूज़ होती है, जो बच्चों को दी जाती है, वर्च्यूज़ होते हैं, वो उन्हें वहाँ पे नहीं दे पाए। उसमें जिम्मेदारियों की भावना नहीं थी। एक फादर के अंदर अपने बच्चे को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पर वो चीज़ें वो देखने को नहीं मिली। इसलिए उसने रूसो को नियमित शिक्षा वो नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी। शिक्षा देना तो दूर, उसने अपने बेटे को व्यसनों के कामों में लगा दिया, यानी कि जो उल्टे सीधे काम होते हैं जिन्हें लगातार हर पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर रखते हैं, कि जो गलत काम होते हैं। स्पेशली वहाँ पे हम नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन आप सब समझते हैं जो व्यसन वाले काम होते हैं। तो रूसो जब एक लूज कैरेक्टर का था तो उसने अपने बच्चों को भी उसी लाइन पर लगा दिया, वही इसी तरह की एजुकेशन उसने उसको दे दी। किंतु उसने जन्मजात प्रतिभा थी। देखिए, फिलोसफर की एक सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसमें क्या होता है, उसमें जन्म से ही कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी कैसी होती है कि उसको वो आगे ले जाती है। तो उसे अपनी प्रतिभा का अवसर एक प्रतियोगिता के दौरान मिला, जिसमें उसने एक निबंध लिखना था। तो निबंध का जो विषय था वो था विज्ञान तथा कला के प्रगति में नैतिकता को अथवा उसकी विशुद्धि करने में। तो इस निबंध प्रतियोगिता के बाद वह धीरे धीरे सफलता की ओर चल पड़ा। तो रूसो की मृत्यु 1778 में हो गई थी। तो काफ़ी हद तक अगर मतलब उसे एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसकी खुद की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थी, तो वो काफ़ी हद तक उनसे आगे जा चुका था। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। तो यहाँ पे जब हम बुक्स की बात करते हैं, रूसो ने और बहुत सारी ऐसी बुक्स को इस्टेब्लिश किया है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं वो जैसे द सोशल, जीन जैक्स रूसो की, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम देखिए, 3 फिलोसफर हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो 3 फिलोसफर की जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो वर्ल्ड फेमस है, इंडिया ही नहीं बाहर के देशों में भी काफ़ी हद तक फेमस है ये, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिना हम इन तीनों ही फिलोसफर को नहीं पढ़ सकते, स्टडी नहीं कर सकते इनके बिना अधूरे हैं। तो हर एक फिलोसफर की अपनी खुद की थ्योरी होती है, तो उन्होंने ये थ्योरी इस्टेब्लिश की, उनकी राइटिंग्स थी ये। और भी बहुत से जैसे इंसाइक्लोपीडिया के अदर जो डिक्शंस एरिया, यहाँ पे द साइंस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिस्कोर्सेज ऑन द जीन जैक्स रूसो और डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इक्वालिटी अमंग पीपल। तो इस तरह की जो बुक्स थी उनकी काफ़ी फेमस रही है बुक, और इन बुकों को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और इन्हीं बुकों के द्वारा, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो बुक रही है उनकी, इस बुक के द्वारा उन्होंने प्रॉपर रूप से जो सामाजिक समझौता है, किस आधार पर जो व्यक्ति होता है वो कैसे सामाजिक समझौता करता है, कौन कौन से मतलब उनको प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करनी होती है, स्टेट में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सबको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं
तो रूसो, हॉब, लॉक रूसो ये तीनों ही आते हैं और मैंने हर अपने लेक्चर में सेकेंड ईयर के लिए बताया है कि हॉब्स, लॉक, रूसो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सामाजिक समझौते को लेकर। रूसो के विचार अन्य दार्शनिकों से बिल्कुल अलग थे क्योंकि हर दार्शनिकों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है। जैसे जब रूसो मानव के स्वभाव में बताता है तो वह कहता है कि यदि मानव स्वभाव में क्रूर और हिंसक होता, यदि मानव स्वभाव एक्चुअल में ही क्रूर और हिंसक होता है तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से आगे नहीं चल पाती। उसका कहने का मतलब ये है कि जितना इंसान को हम लोग क्रूर बताते हैं, हिंसक बताते हैं, वॉलेंटली बताते हैं, वो इतना नहीं है। अगर एक्चुअल में इतना होता तो वो एक दूसरों को मतलब एक तरीके से फिनिश कर देते, तो आज धरती पर जो इंसान है, जो मानव है, उसकी कोई पीढ़ी ना होती। तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से आगे वो नहीं चल पाते थे और प्रेजेंट कंडीशन में हमें बंधु बांधव की मृत्यु पर शोक बजाय हर्ष होना चाहिए था। यानी कि जो इस सिचुएशंस को, इस कॉन्ट्रैक्ट को जिन्होंने सफल बनाया, उनके लिए हमें एक तरीके से जो ग्लोरियस है वो फील करना होता है। तो रूसो के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन ये भी है कि आदिम मनुष्यों का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप, स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सद्भावना से काम रखने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। और एक सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस जो उनकी मतलब उनका स्टेट्समैन हम बोलेंगे, उनका खुद का लिखा हुआ विचार है, जो आप हर एग्ज़ाम में, जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, यानी कि स्वतंत्र पैदा होता है और वह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। सिचुएशन ये है, कहने का मतलब ये है कि जो रूसो था उसने बताया है कि जो इंसान है जब पैदा होता है वो फ्रीडम में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सोसाइटी जैसे जंजीरें उसको घेर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं विल की। तो जनरल विल के बारे में भी उन्होंने काफ़ी हद तक बताया है। दो उन्होंने विल को, जो इच्छाएं, जो एम्बिशियस इंसान की होती हैं, उनको डिवाइड कर दिया है, जैसे 2 यहाँ पे एक यथार्थ और एक आदर्श। तो एक्चुअल विल क्या होता है? देखिए, यथार्थ तो वो होती है जो हम स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए, जिनको, जो हमारे खुद के एम्बिशियस होते हैं, जैसे पैसा, घर, गाड़ी, ये सब हमारे, तो वो तो एम्बिशियस एक्चुअल विल होती हैं। और दूसरी इच्छा जो होती है आदर्श इच्छा, यानी कि हम ऐसा काम करते हैं कि वो हमारा तो फ़ायदा कर ही रही है, साथ ही साथ फर्स्ट प्रायोरिटी वो समाज के लिए रखते हैं, सोसाइटी के लिए रखते हैं। तो ये 2 विल हैं जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के इस सेशन में हमने, मतलब आज के इस टॉपिक में हमने रूसो को कंप्लीट किया और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपके बचे हुए हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको कवर कराते चलेंगे। थैंक यू।